नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी लेकर आए हैं, दूध का दाम। बहुत ही मार्मिक कहानी है ये। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे अंत तक आते आते। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। इस कहानी में गांव में बच्चों के जन्म के समय होने वाली समस्याओं के बारे में और छुआछूत के बारे में बताया गया है। लेखक कहता है कि बड़े शहरों में नर्स, दाई और डॉक्टर आसानी से मिल जाते हैं, परंतु गांव में जच्चे खाने पर आज भी भंगीनों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं है। बाबू महेशनाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खाने में सुधार की आवश्यकता मानते थे, लेकिन इसमें अनेक बाधाएं थी। वे चाहते थे कि इनके जच्चे खाने में सुधार हो, लेकिन इसमें बाधाएं थी। बाधाएं कैसी थी? क्योंकि ये गांव में रहते थे, नर्स देहात में आने को राजी न थी। बहुत कह सुनने पर इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब सिर झुकाकर चले आए। अब जब नर्स ही इतनी लंबी चौड़ी फीस मांग रही थी कि उन्हें चुपचाप आना पड़ा, तो लेडी डॉक्टर के पास जाने की तो उनकी हिम्मत ही न पड़ी। जब 3 कन्याओं के बाद उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ, तो वह फिर वही गूदड़ था और वही गूदड़ की बहू। ये भंगिन और भंगिनी थे, जिनका काम था जच्चा बच्चा का काम। ये बच्चे पैदा करवाते थे और इन्हीं को जमींदार साहब ने अपना बेटा पैदा हुआ तब बुलाया। गूदड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। कितनी बार उनके घर में शर्त लग चुकी थी। भूंगी गूदड़ की पत्नी थी। उनमें शर्त क्या लगी थी? भूंगट कहता था कि इस बार उनको फिर से बेटी होगी, क्योंकि 3 बेटियां हो चुकी थी, और यदि इस बार बेटा हुआ तो वह अपनी मूछ मुड़वा लेगा। और भूंगी कहती थी कि इस बार उन्हें बेटा होगा, यदि बेटा न हुआ तो वह मुंह नहीं दिखाएगी। अब क्योंकि बेटा हुआ है तो दोनों खुश भी हैं। वह गूदड़ से कहती है कि मूछ मुड़वा ले। उनके बीच यही शर्त लगी थी। अब महेशनाथ के यहाँ भूंगी की खूब खातिरदारियां होने लगी। भूंगी अपने 3 माह के बच्चे को दिन रात में 1-2 बार से ज़्यादा दूध न पिला सकती थी। उसके लिए ऊपर का दूध का प्रबंध था। भूंगी की अब पूछ क्यों हो रही थी? क्योंकि भूंगी का दूध जो था वो ज़मींदार का बेटा पीता था और खुद का उसका बेटा ऊपर का दूध पीता था। उसके लिए ऊपर का दूध का प्रबंध था। भूंगी का दूध बाबू साहब के भाग्यवान बालक पीते थे। मालकिन को मोटी ताजी थी, पर इस बार एक बूंद दूध नहीं हुआ। भूंगी दाई थी और दूध पिलाई भी। मालकिन कहती, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठी खाती रहना। 5 बीघे माफी दिलवा दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे। भूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन दिन दुबला होता जाता। घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज्य था। नौकरों पर उसका रोब था। एक बार तो उसने महेशनाथ को भी डांटा था और महेशनाथ हंसकर टाल गए। भूंगी का शासनकाल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। दूध छुड़ा दिया गया। भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। अब क्योंकि बालक को माँ का दूध 1 साल तक ही ज़रूरी होता है और दूसरी माँ का तो खासकर, तो लोगों ने कहा कि भंगिन का दूध सही नहीं है, ये नीच जात की है, तो उन्होंने अपने बेटे का दूध उससे छुड़वा दिया। अब भंगी की जो पूछ थी, जो उसे पूछा जाता था आगे से आगे, वो अब बंद हो गया। उसे दान दक्षिणा इतनी मिली कि वह अकेले ले जा सकी और सोने के चूड़े भी मिले। एक की जगह 2 साड़ियाँ उसे मिली। इसी साल प्लेग की चपेट में गूदड़ आ गया। भूंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग इंतजार में थे कि भूंगी अब गई, लेकिन भूंगी न कहीं आई न कहीं गई। 5 साल बीत गए। उसका बेटा मंगल दुबला व रोगी होने पर भी दौड़ने लगा। एक दिन भूंगी महेशनाथ के घर का परनाला साफ कर रही थी। उसमें लंबा मोटा बांस डालकर हिला रही थी। तभी एक काला सांप उससे निकलकर भागा। उसने भूंगी को डस लिया था। लोगों ने सांप को तो मार डाला, पर भूंगी को न बचा सके। मंगल अब अनाथ हो गया। दिन भर बाबू साहब के द्वार पर मंडराया करता। घर में जूठन इतना बचता था कि ऐसे ऐसे 10-5 बालक पल सकते थे। खाने की कमी न थी, पर उसे तब बुरा लगता जब उसे मिट्टी के सकोरे में ऊपर से खाना दिया जाता
इस सब का उसे ज्ञान न था, पर गांव के लड़के उसे चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते थे। कोई उसके साथ खेलता नहीं था। जिस टाट पर वह सोता था वह भी अछूत थी। मकान के सामने नीम के पेड़ के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के कसोरे और एक धोती जो सुरेश बाबू की उतारण थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात में वह जगह एक सी आरामदेह थी। अब उसका कोई अपना न था तो गांव का एक कुत्ता जो अपने सहवर्गियों के जुर्म से दुखी होकर मंगल की शरण में आ पड़ा था, बस वही अब उसका एक अपना था। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते, तबीयत भी दोनों की एक सी थी, मतलब दोनों ही बीमार रहते थे। गांव के धर्मात्मा लोगों को मंगल का द्वार के सामने पड़ा रहना धर्म के विरुद्ध जान पड़ता था। मंगल और टॉमी में खूब बनती थी। मंगल हर शाम अपने घर देखने जाता और थोड़ी देर वहां रो आता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे, मंगल भी खेल देखने लगा। सुरेश ने मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया। मंगल ने मना कर दिया कि कहीं मालिक देख लेंगे तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। सुरेश ने कहा, यहाँ कौन देखने आता है, चल हम लोग सवार सवार खेलेंगे, तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करेंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा? सुरेश बोला, तुझे कौन अपनी पीठ पर बैठाएगा, सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल कड़ा होकर बोला, मैं कब कहता हूं कि मैं भंगी नहीं हूं, लेकिन तुम्हें मेरी ही मां ने अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने को न मिलेगी मैं घोड़ा न बनूंगा। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा। मंगल भाग पड़ा और सुरेश उसे पकड़ने दौड़ा। सुरेश खा खा कर थुलथुल हो गया था और दौड़ने से उसकी सांस फूलने लगती थी। अंत में वह मंगल से कहता है कि हम भी घोड़ा बन जाएंगे, पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। उन्होंने मंगल को ज़बरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया। मंगल कुछ देर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूटी जाती थी। उसने धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश नीचे गिर गया और रोने लगा। सुरेश की मां ने उसका रोना सुन लिया। सुरेश रोता हुआ फरियाद लेकर मां के पास पहुंचा। मां के पूछने पर कि क्यों रो रहा है, वह बताता है कि मंगल ने छू लिया। मां को यकीन न हुआ, पर जब सुरेश कस्में खाने लगा तो विश्वास करना पड़ा। उसने मंगल को बुलाकर डांटा। उसने मंगल की एक न सुनी, उसे खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आई तो खून ही पी लूंगी, मुफ्त की रोटियां खाकर शरारत सूझती है, आदि इस तरह की बातें उसने मंगल को सुनाई। मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर था। चुपचाप अपना सामान लेकर रोता हुआ वहां से चल पड़ा। अब वह यहाँ कभी न आएगा, यही तो होगा कि भूखों मर जाएगा। वह अपने खंडहर की तरफ चला। उसी क्षण टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ पहुंचा। दोनों अपनी व्यथा भूल गए, लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई उनकी भूख तेज होने लगी। उनकी आंखें बार बार कसोरे की ओर उठ जाती। वहां अब तक सुरेश की झूठी मिठाइयां मिल गई होती, यहाँ क्या धूल फाके। बहुत देर तक भूखे रहने के बाद मंगल टॉमी से कहता है, तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लेना, मेरी परवाह न करो। मगर टॉमी अकेला नहीं जाता। फिर वे सोचने लगे कि मालकिन हमें खोज रही होंगी। क्या टॉमी और क्या बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे? कहार ने उनकी थाली से जूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। ये कहकर वह खुद को सांत्वना दे रहे थे, खुद को वहां जाने के लिए मना रहे थे। वह कहता है कि चलो चले, लेकिन मैं छिपा रहूंगा। कोई मेरा नाम लेगा तो मैं आऊँगा, अन्यथा लौट आऊँगा। दोनों महेशनाथ के द्वार अंधेरे में दुबक कर खड़े हो गए। देखा महेशनाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए हैं। थोड़ी देर बाद कहार जूठन लिए आता दिखाई देता है। तब मंगल खुद को रोक न सका और प्रकाश में आ जाता है। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था, हमने समझा कि कहीं चला गया, ले खा ले, मैं फेंकने जा रहा था। मंगल ने बड़ी दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था। कहार ने पत्तल उठाकर मंगल के फैले हुए हाथ में डाल दिया। मंगल ने दीन कृतज्ञता से भरी आंखों
से उसकी तरफ देखा। तब टॉमी भी आ गया और दोनों नीम के नीचे बैठकर खाने लगे। मंगल टॉमी का सिर सहलाकर कहता है, देखा, पेट की आग ऐसी होती है। यह लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते? टॉमी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता और दूध का यह दाम मुझे मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिला दी। दोस्तों, ये थी प्रेमचंद जी की कहानी दूध का दाम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।